नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा समाज ज्ञान जंक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले मौर्य मौर्य काल के बाद जितने भी वंश चले थे उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें कि विदेशी आक्रमणकारी के बारे में हम लोग पढ़े हैं। उसमें जैसे हिंद यवन आक्रमणकारी पहले आए, उसके बाद आपके सब आक्रमणकारी आए, उसके बाद पहला का आक्रमण हुआ, फिर उसके बाद कुषाण वंश के जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनका यहाँ पे आक्रमण हुआ। तो यानी पहला के बाद कौन से आक्रमणकारी भारत में आए? तो कुषाण वंश के आक्रमणकारी भारत में। यह कुषाण वंश जो था, कुषाण जो थे यह एक यूची जाति से आते थे जो कि मध्य एशिया में स्थित थे। यह यूची जाति के थे जो कि 5 कबीलों में बटे हुए थे। कितने कबीलों में बटे हुए थे? 5 कबीलों में बटे हुए थे। उसी में से एक ये कुषाण जाति का जो थे ये भारत में अपना भारत और भारत के आसपास में अपना प्रभुत्व स्थापित करके अपनी शासन व्यवस्था चलाते हैं, जिसके संस्थापक कुजुर कड़फिसेस, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुर कड़फिसेस थे। और इसमें सबसे प्रतापी शासक जो माना जाता है वो कनिष्क है। कौन है? कनिष्क है। और इनकी राजधानी जो थी 2 जगह होती थी, एक पेशावर की, दूसरी था फिरोजपुर। चलिए हम जानते हैं कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कुजुर कड़फिसेस। इनकी राजधानी 2 जगह थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? 2 जगह थी। एक थी पेशावर या फिरोजपुर, दूसरी थी मथुरा। पेशावर, दूसरी थी एक थी पेशावर, दूसरी थी मथुरा। इसके जो सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था। इसी कनिष्क के शासनकाल में भारत में जो बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध समिति होती है इन्हीं के शासनकाल में होती है। चौथी बौद्ध समिति किसके शासनकाल में होती है? इन्हीं के शासनकाल में होती है। जो है इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कुजुर कड़फिसेस जो थे यह कुषाण वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इस वंश के, कुषाण वंश के, जो कि कुषाण वंश के संस्थापक थे। यह कश्मीर, कांधार, काबुल आदि क्षेत्रों पे विजय प्राप्त करके महाधिराज की उपाधि धारण करते हैं। जो है यह इनको क्या माना जाता है? इन्हें कड़फिसेस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनने सबसे पहले सिंधु नदी के पूर्व में अपना साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास किया। और साथ ही साथ में इनके जो सिक्के थे, इनके सिक्के पे द्विभाषा और द्विलिपि के प्रमाण मिलते हैं, जो कि और उनके अन्य उसके बाद जो शासक आते हैं ऐसा तो नहीं मिलता है। लेकिन इनके कड़फिसेस ही भारत में सर्वप्रथम क्या किए थे? सोने के सिक्के का प्रचलन का प्रारंभ किए थे। सोने के सिक्कों का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? कड़फिसेस के द्वारा किया गया था, जो किस वंश के शासक थे? कुषाण वंश शासक थे। और यह अपने सिक्के पे आकृति बनवाते थे। जैसा कि इनके बहुत सारे इनके चित्र प्राप्त हुए हैं बहुत सारे सिक्कों पे। और साथ ही साथ में यह तीनों प्रकार के सिक्के जारी किए थे। जैसा कि तांबे का, चांदी का, सोने का, सभी प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे। इस प्रकार से बात करते हैं कनिष्क प्रथम के बारे में, जो कि कुषाण वंश के सबसे महानतम शासकों में एक माने जाते हैं।
महानतम शासक माने जाते हैं किस वंश के, कुषाण वंश के। और इनका राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बहुत सारे विद्वानों के बीच मतभेद थे, फिर भी 78 में माना जाता है। और रवातक अभिलेख के अपने रवातक अभिलेख में इन्होंने अभिलेख में स्वयं को भीम खडफिसेस का पुत्र बताते हैं। मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? अफगानिस्तान के सोनभद्र से मिले हैं और मथुरा के माट नामक स्थान से इनके शैल चित्र मिले हुए हैं। क्या यानी इनका चित्र शैल चित्र मुझे पत्थरों का शैल प्रतिमा मिला है, शैल प्रतिमाएं मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? आपको अफगानिस्तान के सोनभद्र से मिला है और मथुरा के माट से मिला है। कनिष्क साम्राज्य जो कनिष्क का जो साम्राज्य था, यह अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य माना जाता है, क्योंकि इनका इतना अधिक, जैसे कि काबुल, कंधार, बुखारा, समरकंद, काबुल, कंधार, बुखारा, समरकंद तथा चीन के तुर्किस्तान, यारकंद और खेतान, काशगर, जैसा कि इनकी कनिष्क का जो साम्राज्य था, कुल मिलाकर के हम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो अधिकार क्षेत्र था, जैसा कि आपके चीनी जो तुर्किस्तान था, यारकंद, खेतान, काशगर, काबुल, कंधार, साथ ही साथ में पेशावर और भारत के गंगा नदी के तट तक, जैसा कि हम बनारस की बात करते हैं, साथ ही साथ में इधर मालवा पठार तक, ये सब सारे क्षेत्र जो थे कि इनका विस्तार क्षेत्र हो गए थे। यानी कहने का मतलब है कि इनका जो साम्राज्य, हम बात कर लेते हैं कनिष्क के अभिलेख और विजय के बारे में, जिसमें कि रवातक अभिलेख जो है उनका कहाँ से प्राप्त किया गया? अफगानिस्तान के सोनभद्र से प्राप्त किया गया है। इसमें यह विदित है, इसमें यह वर्णन है कि इनका जो साम्राज्य विस्तार था, यह बिहार के अंग या राजधानी जो चंपा थी, वहाँ से इनका साम्राज्य विस्तार की पुष्टि होती है। सांची लेख है, सांची लेख में उन्होंने अपने 11वें वर्ष में सांची लेख जो है अपने राज्याभिषेक के 22वें वर्ष से यह लेख लिखवाया था, जिससे पता चलता है कि इनका जो साम्राज्य विस्तार था मध्य प्रदेश तक स्थित था। फिर आती है मथुरा लेख की बात करते हैं, तो मथुरा लेख जो है इनके सबसे अंतिम लेख माना जाता है, जो कि इनके अंतिम वर्ष है 23वें वर्ष से लेख लिखवाया गया था। राज्याभिषेक के 23वें वर्ष से लेख लिखवाया गया था, जो कि सबसे अंतिम लेख माना जाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कौशाम्बी अभिलेख और सारनाथ अभिलेख की, तो इन सब में यह प्रमाणित करता है कि इनका जो राज्य विस्तार था यह बनारस में भी फैला हुआ था, कौशाम्बी क्षेत्र में था, तो इस सब क्षेत्रों में भी उनका साम्राज्य विस्तार था। किस प्रकार से उनके मतलब विजय और उनके साम्राज्य विस्तार जानकारी के लिए हम जा सकते हैं। जो इनके सिक्के होते थे, यहाँ जो सोने के सिक्के होते थे, कौन कौन से होते थे? 2 होते थे, जिसमें कि एक था दिनार और दूसरा था पाद दिनार। और उनके जो मुख्य सिक्के कौन कौन से थे? तांबे के और सोने के होते थे, तांबे और सोने के होते थे। कनिष्क के हम सिक्कों की आकृति की बात करते हैं, क्योंकि जो सिक्के की आकृति कैसे किस प्रकार की होती थी, तो इसमें ईरानी देवता की आकृति बनी होती थी, ईरानी देवता की आकृति बनी हुई थी, ब्राह्मण हिंदू धर्म के देवताओं को, जिसमें शिव और गणेश और बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध एवं मैत्रेय से आकृति बनी हुई सिक्के जारी करते थे। जैसे ईरानी में कौन कौन देवता से अहुरमज़्द, अतस, दुवस्प। ईरानी देवता की बात करते हैं तो अर्दिच्छो, हेलियोस, मेओ, सेलिनो, मेरो। और ब्राह्मण की बात करते हैं शिव, आइसो, गणेश
और बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्ध मध्य, यानी इस प्रकार की जो आकृति थी उनके सिक्कों पे बनी हुई प्राप्त हुई है। और सलवार देखो, जैसा कि उनका भी आकृति प्राप्त होता है सिक्के पे, ऐसा लंबा सलवार और कोट पहन करके अग्निवेदिका के सामने ट्रॉफी के साथ अग्निवेदिका सामने खड़े हुए प्राप्त हुए। कनिष्क के जो शासनकाल में सिक्के प्रचलित थे उसके बारे में बात करते हैं। तो उनका जो सिक्के का हम विशेषता जो रही है, उनके सिक्के में क्या होता था, सिर्फ एक देवता होते थे और देवता के नाम नीचे लिखा रहता था। और जो इसके पहले हिंद यवन के द्वारा दो लिपि दो भाषा का जो प्रचलन था उसे पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं। हम बात कर लेते हैं कनिष्क के राज दरबार के विद्वान के बारे में। जैसा कि सबसे हम बात करते हैं चरक। चरक की जो पुस्तक का नाम क्या था, चरक संहिता था। और ये तो इनके साथ इनके राज दरबार के एक राज्य वैद्य थे, और जो इनकी चरक संहिता बुक थी वह भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश कहा जाता है। और बात करते हैं अशोक घोष के बारे में। तो अशोक घोष जो थे ये एक राजकवि थे। इनको बौद्ध समिति के समय इसमें बुलाया गया था कनिष्क के द्वारा। वसुमित्र की बात करते हैं तो वसुमित्र जो थे यह जो चौथी बौद्ध समिति के शासनकाल में हुई थी कनिष्क के, उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। नागार्जुन क्या थे, नागार्जुन भी एक नागार्जुन जो थे एक माध्यमिक नागार्जुन जो थे एक आचार्य थे, जो कि माध्यमिक दर्शन के प्रणेता, जो कि माध्यमिक दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। और साथ ही साथ में यह शून्यवाद के भी प्रतिपादक माने जाते हैं। और इनकी जो पुस्तक का नाम था प्रज्ञा परमिता नाम था। और बात थी पार्श्वनाथ का, तो ये क्या थे, एक निग्रंथ थे। इन्हीं कहने पे जो चौथी बौद्ध समिति थी बुलाई गई थी, इन्हीं कहने बुलाई गई थी। तो इस प्रकार से राज दरबार। पहले हम बात करते हैं वासिष्ठ के बारे में, क्योंकि कनिष्क की मृत्यु के बाद वासिष्ठ उसका उत्तराधिकारी बनता है। वासिष्ठ के बाद थे हुबिष्ठ कुछ थे। यह एक नए विशेषता इनके सिक्कों में जारी एक नए विशेषता का प्रचलन किया गया, जिसमें क्या था कि राजा के सिर्फ कमर तक के सिर से लेकर कमर तक के ही चित्र का तो उस पर आकृति बनाई जाती थी, जो कि नया प्रचलन था। और साथ ही साथ में इनके सिक्कों पे कनिष्क से ज़्यादा भारतीय देवी देवताओं का आकृति प्राप्त हुए हैं। यानी इनके सिक्कों में किसका ज़्यादा आकृति प्राप्त हुआ है, हिंदू देवी देवताओं का आकृति प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम लोगों में आज जाना कनिष्क के कुषाण वंश के बारे में, कुषाण वंश समय जो भी शासक रहे उन सब के बारे में, और सब